हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि इसको बोलते हैं आईबीएस। आजकल ये बहुत ही कॉमन होती जा रही बीमारी है। तो इसमें क्या होता है, मैंने लिख रखा है यहाँ पर, डिसऑर्डर ऑफ द इंटेस्टाइन। मतलब इंटेस्टीन का क्या होता है, ये डिसऑर्डर होता है। इसमें डायरिया, कॉन्स्टिपेशन या फिर दोनों दोनों भी हो सकते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ डिमॉन्स्ट्रेबल ऑर्गेनिक पैथोलॉजी, जब हम इसमें इन्वेस्टिगेशन कराएंगे कोई भी कॉज हमें पता नहीं चल पाएगा, कोई भी क्लियरिटी कॉज में नहीं आएंगी कि किस वजह से ये हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम। भी आगे हम पढ़ेंगे क्या क्या चीज़ें इसके लिए होंगी, क्या क्राइटेरिया है, तब ये बीमारी मानी जाएगी। एक रूम का क्राइटेरिया है आईबीएस के लिए, वो हम आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें कह रहे हैं क्या होना चाहिए, रिकरेंट एब्डोमिनल पेन और डिस्कम्फर्ट फॉर एटलीस्ट 3 days पर मंथ इन लास्ट 3 months एंड 2 or more ऑफ द फॉलोइंग। कह रहे हैं कि बार बार लगातार जो है एब्डोमिनल पेन, डिस्कम्फर्ट या फॉर एटलीस्ट 3 दिन, 1 महीने में 3 दिन, कम से कम 3 दिन तक, वो भी पिछले 3 महीने से ऐसा हो रहा हो। और यानी ये जो डायरिया है, ये पेन की बात हो रही, सॉरी, या डिस्कम्फर्ट पेट में होता है, जो इतने 3 महीने से और हर महीने में 3 दिन से कम हो, उससे ज़्यादा ही होना चाहिए। और नीचे जो बातें बताई जाएंगी वो भी 2 या 2 से ज़्यादा बातें होंगी, तब हम कंक्लूड करेंगे ये आईबीएस है। पहला है पॉइंट, इम्प्रूवमेंट आफ्टर डेफिकेशन, यानी जो डिस्कम्फर्ट पेन या डिस्कम्फर्ट जो हो रहा है एब्डोमेन में, डेफिकेशन के बाद, स्टूल को पास आउट करने के बाद उसको आराम मिल जा रही है। दूसरा पॉइंट है ऑनसेट एसोसिएटेड विद चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल। क्या होता है जब शुरुआती दौर में ये बीमारी होती है, तो कहने इसका शुरुआत क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल में बदलाव हो जाता है। स्टूल 2 से 3 बार हो रहे हैं, 4 बार हो रहे हैं, इस तरह से कम ज़्यादा होते रहते हैं। अभी जो मैंने पीछे बताया था कि दूसरे सिम्टम्स भी इसको सपोर्ट करते हैं आईबीएस को, कि ये वाले सिम्टम्स भी मौजूद होते हैं अक्सर। इसमें कि एबनॉर्मल स्टूल फ्रीक्वेंसी हो जाती है, या तो ये बढ़ जाती है या फिर ये घट जाती है। बढ़ जाती है यानी डायरिया हो गया, पर डे 3 से ज़्यादा स्टूल पास हो रहे हैं, स्टूल फ्रीक्वेंसी जो हो रही है, और या फिर हफ्ते में 3 दिन से 3 बार से कम हो जाता है, तो ये तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, ये डायरिया हो जाएगा। और स्टूल का जो फॉर्म है वो भी एबनॉर्मल हो जाएगा। स्टूल जो है लंप में है, हार्ड हो गया है, या फिर लूज़ हो सकता है या वाटरी हो सकता है। हार्ड भी हो सकता है या फिर लूज़ या वाटरी होगा। एबनॉर्मल स्टूल पैसेज, जब स्टूल पास कर रहे हैं उस दौरान एबनॉर्मेलिटी आएगी, जैसे स्ट्रेनिंग होगी, अर्जेंसी लगेगा कि बहुत तेज़ पास आउट करने के लिए, और फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीट बाउल मूवमेंट्स, ऐसा लगेगा कि पेट पूरी तरह से खाली नहीं हो रहा है, पूरी तरह से पेट साफ़ नहीं हो रहा है, लोग कहते हैं। फिर अगला पॉइंट है पैसेज ऑफ म्यूकस, हो सकता है कि म्यूकस भी आ रहा हो। फीलिंग ऑफ एब्डोमिनल डिस्टेंशन, एब्डोमिनल डिस्टेंशन या ब्लॉटिंग की फीलिंग भी महसूस हो सकती है। ये उतना मतलब इसेंशियल नहीं, ज़रूरी नहीं कि ये सारी चीज़ें हों। हो सकता है सिर्फ़ और सिर्फ स्टूल फ्रीक्वेंसी बदले और ये सारी चीज़ें ना हों, या फिर इनमें से 2 ही चीज़ें हों। और इसके 2-3 तरह के टाइप्स होते हैं, क्लिनिकल टाइप्स अगर हम देखें। क्रोनिक एब्डोमिनल पेन विद कॉन्स्टिपेशन, यानी कॉन्स्टिपेशन टाइप, इसमें पेन भी होता है, और डायरिया या फिर मिक्स्ड आईबीएस भी होता है, कभी डायरिया कभी कॉन्स्टिपेशन, ये वाले भी टाइप्स देखने को मिलते हैं। अब हम इसकी इटियोलॉजी देखते हैं। इटियोलॉजी में कॉज तो एक क्लियर नहीं हुआ है इसका, लेकिन कुछ यहाँ पर चीज़ें बताई गई हैं जिससे ये पता लग सकता है कि इसके पीछे क्या कॉज हो सकता है और इसकी पैथोफिजियोलॉजी वगैरह क्या हो सकती है। पहले पैथोफिजियोलॉजी ही बता रहे हैं कि क्या चेंजेस आते हैं जीआई में। डिस्टर्बेंस ऑफ जीआई मोटिलिटी के कुछ वजहों से क्या होता है कि मतलब इस दौरान जब आईबीएस किसी को हो जाता है तो उसकी जीआई मोटिलिटी डिस्टर्ब हो जाती है। कह रहे हैं कि जैसे स्ट्रेस है या स्लीप के दौरान, दोनों ऐसी जगह, ऐसी जैसे मान लिया किसी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है इन मरीज़ों में, तो वो उसमें जीआई मोटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे बार बार जो है स्टूल पास होता है और डायरिया की कंडीशन दिखाई देती है। और स्लीप के दौरान क्या होता है कि जीआई मोटिलिटी एकदम से घट जाती है। कहते हैं कि स्लीप जितनी बुरी होगी, बैड होगी, उतना ही अगला दिन उसका जो है आईबीएस के लिए बुरा होगा। अगर उसने अच्छे से नींद नहीं ली होगी तो आईबीएस उतना ही वर्स हो जाएगा। नेक्स्ट है सेंसरी एबनॉर्मेलिटी।
सेंसरी एबनॉर्मलिटी का क्या मतलब होता है कि लोअर वॉल्यूम ऑफ द गट का जो लोअर हिस्सा है, पेट का लोअर हिस्सा जो है उसमें डिस्कम्फर्ट फील होता है, वो इस वजह से होता है, कहते हैं वहाँ पर जो सेंसरी एबनॉर्मलिटी पाई जाती है। वहाँ की जो स्पाइनल नर्व्स हैं, एफरेंट नर्व्स हैं स्पाइनल कॉर्ड की, उसमें एबनॉर्मलिटी की वजह से ऐसा हो सकता है। या फिर कॉलोनिक वॉल की जो इंट्रिंसिक नर्व्स होती है उसमें एबनॉर्मलिटी होती है, जिस वजह से ऐसा फील होता है कि डिस्कम्फर्ट हो रहा है पेट में। नंबर 2 है साइकोपैथोलॉजी। साइकोपैथोलॉजी यानी कि कुछ साइकोलॉजिकल जो इस तरह के इश्यूज़ होते हैं जिसकी वजह से आईबीएस को बढ़ावा मिलता है या फिर हो सकता है इसकी वजह से। जैसे मैराइटल डिफ़िकल्टीज़ हैं, पे शादी होने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है या फिर होने के बाद प्रॉब्लम हो गई है, तो उसमें क्या होता है, इंसान बहुत स्ट्रेस में रहता है, डिप्रेशन में रहता है, इन वजहों से भी असर पड़ता है। या फिर चाइल्डहुड फिज़िकल अब्यूज़ है, तो बचपन से ही बच्चे पे बहुत ज़्यादा वर्क लोड पड़ गया है, फिज़िकल वर्क, तो उससे भी ये जो है आईबीएस में अगर होने की आशंका होती है या फिर है तो उसको और ज़्यादा ये बढ़ावा देगा। नंबर 3 है पोस्ट इन्फेक्टिव या पोस्ट इन्फ्लेमेटरी कॉजेज़। इन्फेक्शन के बाद या फिर इन्फ्लेमेटरी कॉजेज़ के बाद क्या आईबीएस हो सकता है, जैसे कि कंपाइलोबैक्टर इन्फेक्शन हो गया है या फिर इन्फ्लेमेटरी जो बाउल डिजीज़ होती है जैसे यूसी है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है या फिर क्रॉन्स डिजीज़ है, ये है, तो इनसे भी जो है आईबीएस की संभावना है कि ये और ज़्यादा डेवलप हो सके। अगला है एबनॉर्मल रेगुलेटरी फिजियोलॉजी। एबनॉर्मल इस दौरान क्या होता है कि जब आईबीएस होता है तो फिजियोलॉजी जो है उसकी जीआई की वो डिस्टर्ब हो जाती है। जैसे वहाँ के जो इंट्रिंसिक रिफ्लेक्सेस है, मोटिलिटी है, कोई चीज़ खाते पीते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में वो काम करता है, या फिर कुछ आईवी ड्रग्स जैसे कोलिनर्जिक्स ले लिए हैं या फिर कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन्स को इन्फ्यूज़ कर दिया गया है, तो ये भी वहाँ की मोटिलिटी को डिस्टर्ब करते हैं, वहाँ की फिजियोलॉजी को, नॉर्मल फिजियोलॉजी को एबनॉर्मल बना देते हैं। अगला है डाइट। डाइट में भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कि डाइट में क्या यहाँ पे ये कह रहे हैं एबनॉर्मल फ्लोरा अगर है, वहाँ पर जो बैक्टीरियल फ्लोरा है वो अगर एबनॉर्मल है किसी वजह से वहाँ पर, तो उससे क्या होगा, फर्मेंटेशन पैदा होगा, जो भी फाइबर्स लिए जाएंगे फूड में तो वो डाइजेस्ट मतलब वहाँ पर नहीं हो पाएंगे, तो उसमें क्या होगा, फर्मेंटेशन होगा। तो फर्मेंटेशन जब होता है तो सड़न का मतलब ये गैस का बनना, तो एक्सेस गैस बनेगी, तो उसकी वजह से ही एब्डोमिनल डिस्टेंशन होता है। ये था हमारा आज का टियोलॉजी हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम डायग्नोसिस और इसका मैनेजमेंट देखेंगे। थैंक यू।